हाय, मैं हूँ ऋषभ सिंह और आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। देखेंगे बजट के की हाइलाइट्स और जानेंगे वो सारी बातें जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले कुछ सालों में बजट के दिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। इस ग्राफ में देखा जा सकता है कि 2021 और 2022 में मार्केट में तेजी आई है। हालांकि 2022 की तेजी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी कम है, फिर भी यह कह सकते हैं कि मार्केट ने इस बजट को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है। बढ़ते अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट की ओर, जो है पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट नेक्स्ट 25 इयर्स में पूरे देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। इस नेटवर्क के 7 मेन इंजन्स होंगे: रोड्स, रेलवे, पोर्ट, वाटरवेज, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्लान का एम सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के थ्रू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो। इस प्लान के अंडर एक्सप्रेसवे के लिए 2022-23 में एक मास्टर प्लान भी बनाया जाएगा। साथ ही नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर एक्सपैंड किया जाएगा। इसके लिए इस प्लान में 20,000 करोड़ रुपीस का फंड अवेलेबल होगा। इस प्रोग्राम के अंडर अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन को बिल्ड और डेवलप किया जाएगा। साथ ही आने वाले 3 सालों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज के लिए 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से डेवलप किया जाएगा। इस प्रोग्राम का डायरेक्ट बेनिफिट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे आईआरबी इंफ्रा और एल&टी, सीमेंट कंपनीज जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और मेटल और स्टील कंपनीज जैसे टाटा स्टील, जिंदल और वेदांता को होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर। गवर्नमेंट ने इस सेगमेंट पे काफी ध्यान दिया है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अर्बन एरियाज में स्पेशल मोबिलिटी जोन्स बनाएगी। ये जोन्स एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूज के लिए होंगे। स्पेस कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए गवर्नमेंट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगी। आपको बता दें कि बैटरी स्वैपिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी बैटरी चार्ज करने के बजाय अनचार्ज बैटरी को चार्ज्ड बैटरी से बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पर एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट एनर्जी और बैटरी सेक्टर को सर्विस मॉडल के तौर पर डेवलप करने के लिए इनकरेज करेगी। गवर्नमेंट ने 2030 तक 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है। इसमें 280 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी भी शामिल है। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल के लिए पीएलआई स्कीम के अंडर एडिशनल 19,000 करोड़ रुपीस अलॉट किए गए हैं। इस टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ग्रीन सोवरेन बॉन्ड्स इशू करेगी। सोवरेन बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स काफी अच्छे होते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस अनाउंसमेंट का बेनिफिट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज जैसे अदानी ग्रीन, बोरोसिल रिन्यूएबल्स और बैटरी मेकिंग कंपनीज जैसे एक्साइड और अमारा राजा बैटरीज को होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट डिजिटल एसेट्स की ओर। सभी डिजिटल एसेट पे फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा, चाहे वो एसेट आप खुद के लिए परचेस कर रहे हो या किसी को गिफ्ट कर रहे हो। बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो बजट में ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स वर्ड का यूज किया गया, पर पूरे बजट में कहीं भी क्रिप्टो वर्ड का यूज नहीं दिखा। हालांकि इस बजट से यह तो साफ है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करेगी, पर यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसे डिजिटल एसेट्स कहा है। इसे इन्वेस्टमेंट नहीं कहा गया, यानी ये सेबी के अंडर नहीं आएगी। साथ ही इसे करेंसी भी नहीं कहा गया, तो ये आरबीआई के अंडर भी नहीं जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गवर्नमेंट इसे किस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर डालती है। क्रिप्टो की सेलिंग पे 1% का टीडीएस भी देना होगा।
पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स का कंज्यूमर बेस काफी बढ़ा है। तो देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए टैक्स कलेक्शन का एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस मूव के बाद गवर्नमेंट विल बी लाइक पैसा ही पैसा होगा। बजट में ये अनाउंसमेंट की गई कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी निकालेगी। ये करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होगी और गवर्नमेंट इसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस अनाउंसमेंट से डिजिटल एसेट इन्वेस्टर पर टैक्स तो लगा है, पर इससे यह साफ है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी जैसे डिजिटल एसेट्स को फुल्ली एक्सेप्ट कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट हाउसिंग फॉर ऑल की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर 2022-23 में 80 लाख आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज के लिए घर बनाए जाएंगे। इसके लिए पीएम आवास योजना में 48,000 करोड़ रुपीस का फंड अलॉट किया गया है। साथ ही हर घर नल से जल प्रोग्राम के अंडर 3.8 करोड़ घरों को नल से जल देने के लिए 60,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। इसका बेनिफिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे आवास फाइनेंशियरीज, एचडीएफसी, कैफिन होम्स, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को होगा। साथ ही इसका इम्पैक्ट सीमेंट, सैंड, स्टील और पेंट इंडस्ट्री पर भी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन टैक्स रिजीम की ओर। तो आपको बता दें गवर्नमेंट ने इस बार टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, पर टैक्स पेयर्स अब एडिशनल टैक्स की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इस अपडेटेड रिटर्न को रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से नेक्स्ट 2 इयर्स तक फाइल किया जा सकेगा। गवर्नमेंट ने अनलिस्टेड एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को 37% से घटाकर 15% कर दिया है। साथ ही अनलिस्टेड कंपनीज के इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले सरचार्ज को गवर्नमेंट ने 28.5% से घटाकर 23% कर दिया है। यह इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप वेट कर रहे हैं आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स की प्राइस रिवील होने का, तो आपको बता दें कि अब इसे बजट में रिवील नहीं किया जाता। अब इसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। बजट में अब केवल कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और सरचार्जेस को डिसाइड किया जाता है। पॉलिश्ड डायमंड्स और जेमस्टोन्स पर कस्टम ड्यूटीज घटा दी गई हैं, तो अब ये सस्ते हो जाएंगे। वहीं इंपोर्टेड हेडफोन्स, लाउड स्पीकर्स और माइक्रोफोन पे कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है, तो अब ये महंगे हो जाएंगे। देखते हैं कुछ और अनाउंसमेंट्स जो गवर्नमेंट ने इस बजट में किए हैं। एक नेशनल टेली हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। इस प्रोग्राम में 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेक्टर्स का एक नेटवर्क होगा, जिसका नोडल सेंटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलोर को बनाया जाएगा। साथ ही इसमें ट्रिपल आईटी बैंगलोर टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स को घटाकर अब 15% कर दिया गया है। 2 साल से स्कूल बंद रहने की वजह से बच्चों का, स्पेशली रूरल एरिया के बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पीएम ई विद्या स्कीम के अंडर वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम को शुरू करेगी। इसमें एजुकेशनल टीवी चैनल्स को बढ़ाकर 12 से 200 कर दिया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसके अमाउंट को भी 50,000 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है। गवर्नमेंट विलेज में नेट कनेक्टिविटी के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगी। इस प्रोजेक्ट में सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की 65% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है। इससे इंटरनेट और टेक कंपनीज को बेनिफिट होगा।
साथ ही कंपनीज को अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। और फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बताया कि एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आएगा। तो ये थे बजट के इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी बजट के बारे में पता चल सके। थैंक यू।